हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड कैम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब सर अणुसंघ के गुणधर्म। भाई आपको पता है, क्या पता है सर? हम इस वक्त केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है विलियन, वो हम कर रहे हैं। और उसका ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा भैया? 15 है, यानी 15वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्या? अणुसंघ के गुणधर्म। भाई इसका मतलब इससे पहले हमारे 14 लेक्चर हो चुके हैं, 14 लेक्चर हो चुके हैं, और उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। यानी विलियन अब तक का जितना भी था वो सारी चीज पढ़ चुके हैं। अब हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बची है, और ये हमारा लास्ट टर्म हमारा चल रहा है इस चैप्टर का। यानी कुछ टाइम में 2-3 लेक्चर के बाद ये हमारा जो चैप्टर है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, है ना। अभी हम पढ़ने वाले हैं भाई क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अणुसंघ के गुणधर्म होते क्या हैं। भाई हम पढ़ रहे हैं विलियन। क्या पढ़ रहे हैं? विलियन मतलब सॉल्यूशन, है ना। तो विलियन की अगर हम बात करें तो विलियन के बहुत सारे गुण होते हैं भाई, विलियन के बहुत सारे गुण होते हैं। तो विलियन में हमारा एक विलायक होता है, दूसरा हमारा विलेय होता है। भाई इनके कुछ ना कुछ अणु होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर विलेय के नेचर पर, जो गुण निर्भर नहीं करते, यानी कि विलेय की प्रकृति पर निर्भर ना करके उनकी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंघ के गुणधर्म कहते हैं। विलियन के वो गुण जो किसी भी विलयन की प्रकृति पर या फिर विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर ना करके उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणुसंघ के गुणधर्म या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। सर ऐसे कितने गुण हैं? तो बहुत सारे गुण होंगे ना, केवल 4 है। अणुसंघ के गुणधर्म हमारे पास कितने होते हैं? सिर्फ 4 होते हैं भाई। वही 4 आपको पढ़ना है और प्रॉब्लम सॉल्व। और मैं आपको बता दूं भाई, सबसे ज्यादा द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है ना विलियन वाले चैप्टर का, वो भाई साहब अणुसंघ के गुणधर्म ही होता है। वो क्या होता है? हमारे अणुसंघ के गुणधर्म 4 हैं। इन चारों से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इनसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इनका आपका हम बोल सकते हैं कंसेप्ट भी आता है, इसकी थ्योरी भी आती है, इसका डेरिवेशन भी आता है, सब कुछ आता है भाई। तो फिर क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए। चलिए हम एक काम करते हैं, इनको सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर अणुसंघ के गुणधर्म कितने होते हैं? भाई अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं हमारे पास कितने? 4। चारों के एक बार नाम जान लें? बिल्कुल जान लीजिए सर, कर्तव्य है हमारा जानने का। क्या है भाई? अणुसंघ के गुणधर्म 4 कौन कौन से? पहला है हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम इस क्लास में कंप्लीट वे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन करने वाले हैं। दूसरा जो है हमारा वो है सर क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है सर। तीसरा कौन सा है? हिमांक का अवनमन, ठीक है सर। चौथा कौन सा है? पराशर दाब। भाई 4 हैं हमारे अणुसंघ के गुणधर्म। कौन कौन से भैया? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशर दाब। आप कहेंगे सर इन सब का मतलब क्या है, एक बार बता दें? बिल्कुल बताएंगे भाई। टॉपिक को जैसे जैसे स्टार्ट करते जाएंगे वैसे वैसे बताते चले जाएंगे। आज हम किस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं सर? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इसके बारे में जान लेते हैं। कल वाले लेक्चर में क्वथनांक का उन्नयन जान लेंगे, परसों वाले लेक्चर में हिमांक का अवनमन जान लेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा पराशर दाब। अणुसंघ गुणधर्म खत्म। चलिए फिर इसका मतलब आज हमें जानना है सर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हम कहेंगे सर हेडिंग ना थोड़ी सी बड़ी सी लग रही है, इसका मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर आपको इस टॉपिक का मतलब समझना है ना, तो इसको डायरेक्ट इस टॉपिक को ना पढ़कर हमें इसकी छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी है। क्या जानना सर? इसमें हमारी कौन कौन सी चीजें आ रही भाई? इसमें हमारी कौन कौन सी चीजें आ रही? पहला आ रहा है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। पहले हमें यह पता होना चाहिए सर किसी भी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, यानी वेपर प्रेशर क्या होता है। फिर हम उसके बाद जानेंगे भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब क्या है सर? वाष्प दाब में कब कमी होगी, किस कंडीशन में वाष्प दाब हमारा कम होगा, मतलब वाष्प दाब का अवनमन। पहले जानना है वाष्प दाब, फिर जानना है वाष्प दाब का अवनमन। फिर क्या जानना है सर? फिर हमें जानना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसका मतलब सब 3 स्टेप में हमें इस टॉपिक को कवर करना है। पहले हम जानेंगे सर वाष्प दाब क्या होता है, फिर जानेंगे वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, फिर जानेंगे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, जो हमारा मेन अणुसंघ गुणधर्म है। चलिए भाई, तो पहला हमारा काम है सर वाष्प दाब को जानने का। चलिए हम वाष्प दाब को समझ लेते हैं। वैसे तो लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था भाई, लास्ट लेक्चर कौन था? स्थिर क्वाथी विलयन। वहां पर थोड़ा सा वाष्प दाब के बारे में बताया था, हेनरी नियम पढ़ा था, वहां पर भी हमने वाष्प दाब के बारे में बताया था। चलिए अब यहां पर जान लेते हैं कि जो हमारा
वाष्प दाब है एक्चुअल में क्या होता है, चलिए देखिए एक काम करते हैं, फिर से कल की तरह बताते हैं। हमारे पास में है सर एक क्या, हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास में क्या भाई, एक बर्तन मैंने इस तरह से ले रखा है, ठीक है। वाष्प दाब क्या होगा भाई, वाष्प दाब का मतलब है किसी न किसी के वाष्प पे आया हो, और वाष्प कहां से आएगी, जब कोई द्रव होगा, द्रव अवस्था जब हमारी गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, जब कोई द्रव अवस्था किस में जाएगी भाई, गैस अवस्था में, तो वहां पर उसकी वाष्प इकट्ठी हुई, उसी का तो दाब की बात करेंगे। कहने का मतलब सर ये है, कहने का मतलब ये है, हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, एक कोई द्रव ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया, उसमें हमने क्या ले लिया भैया, द्रव ले रखा है। क्या ले रखा है, यहाँ पर हमने एक द्रव ले लिया है, ठीक है सर। आपने कहा द्रव लेने की, हमने यहाँ पर द्रव ले लिया, ठीक, ले लिया सर द्रव। अब क्या करना भैया, अब इस द्रव को क्या करना भैया, ढक दो, एक बार ढक दें, ठीक है सर, ढक देते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, ऊपर से भैया जो बर्तन हमने लिया था उसको दिया हमने ढक। अभी कोई समस्या तो नहीं भाई। हम घर पे गए, घर पे जाने के बाद हमने क्या देखा कि जो बर्तन लिक्विड है हमारा, कोई द्रव है, उसको एक बर्तन में लिया, ऊपर से उसको ढक दिया है, सही है। बोतल है भाई, बोतल का ढक्कन लगा दो, या कुकर है, कुकर में बंद कर दो भाई। कोई भी द्रव हो, अगर हमारा वाष्पशील द्रव है तो हमेशा वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। जैसे हम पानी की बात करें, पानी हमेशा क्या होता है, वाष्पित होता रहता है। जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मैंने पहले भी बताया, जैसे मान लीजिए कपड़े धो रखे हैं, तो कपड़े का द्रव कहाँ जाता है, कपड़े पे जो पानी होता है हम धुलने के बाद वो कहाँ जाता है, वो गैस में तो चला जाता है। ऐसा तो है नहीं सारा सारा टपक के नीचे बह जाता है, चला जाता है, नीचे गिरने के बाद कहाँ जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये होता है कि जो हमारा द्रव अवस्था होती है वो हमारी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। इसका मतलब सर यहाँ पर जो द्रव है, यहाँ पर जो द्रव है, इसका मतलब ये भी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से सर वाष्प निकलना स्टार्ट होगी, यहां से हमारी क्या होंगी, वाष्प निकलना स्टार्ट होंगी। बिल्कुल सही बात है सर, वाष्प निकलेंगी। और जब वाष्प निकल के सर जाएंगी कहाँ, क्यों सर, हमने जो बर्तन लिया था उसको तो बंद कर रखा है ना, और जब बंद कर रखा है तो क्या ये वाष्प इस द्रव से निकलकर बाहर जा सकती हैं? हम कहेंगे सर कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से बंद कर रखा है तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब रास्ता नहीं है तो भैया गैस तो हमेशा ऊपर जाके इकट्ठी होगी ना, गैस तो हमारी ऊपर जाके इकट्ठी होगी ना, बिल्कुल होगी। सर गैस क्या करती है, गैस का एक नेचर होता है सर, गैस जिस भी बर्तन में हो उस बर्तन की सभी दिशाओं में, या फिर हम बोल सकते हैं सभी दीवारों पर वो दाब लगाती है। क्या लगाती है? दाब लगाती है। सर गैस ऊपर की साइड भी दाब लगाएगी, गैस इस साइड भी दाब लगाएगी, गैस इस साइड भी दाब लगाएगी, और गैस नीचे की साइड कौन है भैया? द्रव, उसकी भी तो सतह है। इस द्रव की सतह पर, इस द्रव की सतह पर ये खुद से क्या लगाने लगेगी भैया? एक दाब लगाने लगेगी। इस दाब को क्या कहते हैं? इस दाब को क्या कहते हैं भैया? इसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। इसी दाब को क्या कहेंगे हम? वाष्प दाब। सर एक बार इसकी डेफिनेशन अगर बोल के बता दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, बोल के बता देते हैं। क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे सर, जब किसी बंद पात्र में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आप चाहो तो लिख सकते हैं उसको भी। क्या लिख सकते हैं सर? किसी भी बंद पात्र में, किसी भी बंद पात्र में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा भैया? वाष्प दाब कहलाता है। इसे वेपर प्रेशर या फिर पी बोल सकते हैं, इसको पी से ही डिनोट करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। सर आपने ये कहा था कि अगर आपको पहला अणुसंघ गुणधर्म यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जानना है तो पहले आपको वाष्प दाब जानना होगा, यानी वेपर प्रेशर जानना होगा, जो कि हम जान चुके हैं, कि वाष्प दाब क्या होता है। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मैंने आपको वैसे बोल दिया है और पिछले भी लेक्चर में करा चुका था, इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं। क्या बोलेंगे? सीधा सीधा, किसी बंद पात्र में किसी विलयन की वाष्प द्वारा उसी विलयन की सतह पर या उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब हमारा कहलाता है। सही है सर। जब वाष्प दाब समझ में आ गया सर, अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य से है सर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन। सर कब हमारा वाष्प दाब कम होगा, कब हमारा वाष्प दाब ज्यादा होगा? चलिए भैया इसको भी जान लेते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन हमारा क्या होता है। भाई अगर आपको वाष्प दाब का अवनमन जानना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? सर आपको सबसे पहले एक पात्र फिर से लेना है। सर ले लिया।
एक मैंने पात्र ले लिया है और इसमें क्या करना भाई, द्रव तो लेना ही है। ठीक है सर, द्रव भी ले लेते हैं। चलिए इसमें द्रव भी ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक द्रव ले लिया, क्योंकि द्रव नहीं होगा तो वाष्प कहाँ से बनेगी, और वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प कहाँ से बनेगा। ये बात तो है ना भाई। ये हमने ले लिया। इसमें हमने ले रखा है विलायक। क्या ले रखा है भाई, विलायक। इसमें हमने भर रखा है विलायक। विलायक को तो अच्छे से जानते हो भाई, विलायक को तो अच्छे से जान पहचान है तुम्हारी, क्योंकि पहले से हमें पता है भाई विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है। इसी तरह से भैया आपको एक काम करना है, इसको 2 जगह लेना है आपको। इसे मतलब आपको क्या करना है, 2 जगह। या फिर इसी को मान लो कि हमने क्या किया भाई, विलायक ले लिया, मतलब हम गए घर पे और हमने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में पानी ले लिया है। सही है। अब इस पानी में आप एक काम करोगे, एक जगह आपने मिला रखा है, दूसरी जगह खाली है, तो उस जगह पर आपको क्या करना है, इसमें एक चीज मिलानी है। और वो चीज कौन सी मिलानी भैया, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय मिला देना। सर विलय तो हमें समझ में आता है, विलय क्या होता है, लेकिन अवाष्पशील विलय का मतलब क्या है भाई। अवाष्पशील विलय का मतलब है जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित न हो, जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित ना हो, उसको हम अवाष्पशील विलय बनेंगे। जैसे ही मैंने इसमें क्या मिलाया भाई, अवाष्पशील विलय मिला दिया, वो विलय जाकर इसमें क्या हो जाएगा भैया, घुल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मैंने बर्तन ले रखा है, उसमें केवल पानी लिया है, एक दूसरा बर्तन ले रखा है, उसमें पानी में मैंने चीनी घोल दी है। अब एक बात सोच के बता दो मेरे को, एक बात सोच के बता दो भाई, यहां से भी वाष्प उठेगी, मतलब हम बोल सकते हैं वाष्प उठेगी, यहां से भी वाष्प उठेगी, लेकिन किस में ज्यादा उठेगी। आप खुद अपने माइंड खुद चला के देखो भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। मान लीजिए एक में मैंने पानी ले लिया, दूसरे पानी लिया, उसमें चीनी घोल दी, या फिर मैंने नमक घोल दिया। अब कौन सा जल्दी भाप में परिवर्तित हो जाएगा, पानी या फिर चीनी वाला पानी। नॉर्मली आप रख दोगे कौन सा उठ जाएगा, जो पानी होगा वो जल्दी से वाष्पित हो जाएगा, जबकि जिसमें मैंने अवाष्पशील विलय मिलाया रखा है, चीनी मिला रखी है या नमक मिला रखा है, उसकी वाष्पन की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब भैया क्या है, कहने का मतलब हमारे पास ये है, सर ये मेरा केवल विलायक है, तो यहां से मेरे जो वाष्पन है, यहां से जो मेरा वाष्पन है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला देता हूं तो वाष्पन तो होगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय तो वाष्पित होगा नहीं, कौन होगा, द्रव होगा, लेकिन उसमें से वाष्पन थोड़ा क्या होगा हमारा, कम होगा। इसमें से वाष्पन मेरा क्या होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है। अब यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं भाई, यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं। मान लीजिए सर अगर जो विलायक था शुद्ध अवस्था में था, तो उसके वाष्प दाब को मैं मान लेता हूं P नॉट। क्या मान लेता भैया, P नॉट। P नॉट क्या है, किसी भी विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। जब मैंने उसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया, विलयन बन गया, तो इसके वाष्प दाब को मैं मान लेता हूं क्या, P। भाई नोट क्यों लगाया, शुद्ध अवस्था में, इसलिए नोट लगा दिया। अब आप खुद मेरे को ये सोच के बताइए कि सर इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा, P नोट बड़ा होगा या फिर P बड़ा होगा। सोचो, P नोट बड़ा होगा या P बड़ा होगा। तो अब एक चीज बोल सकते हैं सर, यहां पर तो मैंने कुछ मिलाया नहीं, खाली पानी है, जल्दी जल्दी वाष्पित होगा, वाष्प ज्यादा बनेंगी, वाष्प ज्यादा बनेंगी तो जो और ज्यादा प्रेशर बनाएंगी, तो सर प्रेशर इसका ज्यादा होगा, और यहां पर जब वाष्प ही कम उठेंगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, है ना। जहां वाष्प ज्यादा वहां वाष्प दाब ज्यादा, जहां वाष्प कम वहां वाष्प दाब कम। यानी कि हम एक चीज बोल सकते हैं सर, जो मेरा P नॉट है, यानी शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा विलायक का, वो विलयन की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। जो विलयन की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। कहने का मतलब क्या हो गया सर, कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया, क्या हो गया सर, कि अगर मैंने कोई विलायक ले रखा है, अगर मैं उसमें कोई भी अवाष्पशील विलय मिला दूं, अगर मैं उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिला दूं, तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी। उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है भाई, कमी। क्योंकि भाई पहले P नॉट था, बाद में P है, तो वाष्प दाब में कमी हुई ना भाई। इस कमी को हम कहते हैं अवनमन। इस कमी को क्या कहते हैं हम, अवनमन। यानी कि सर डेफिनेशन तौर पे अगर हम बोलना चाहें तो हम सीधे सीधे एक चीज कहेंगे, क्या बोलेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इस कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इस कमी क्या कहेंगे भाई, वाष्प दाब का अवनमन। अब क्वेश्चन ये आता है सर कितनी कमी होती है, ये तो बता दो, कितनी कमी होगी भैया। हम क्या करेंगे, कमी को निकालना है, कितनी कमी, ज्यादा कौन है सर, P नॉट है, ज्यादा कौन है, P नॉट है ना, ज्यादा है हमारे पास
पी नॉट, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो, तो पी नॉट में से मैं किसको घटा दूं, पी को घटा दो, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, उसको हम दिखा देंगे डेल्टा पी से, उसको हम दिखा देंगे किससे भाई, डेल्टा पी से, डेल्टा पी से दिखा देंगे। और यही डेल्टा पी हमारा क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन। ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा हमारा, वाष्प दाब का अवनमन। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब एक काम करते हैं सर, काम क्या करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन एक्चुअल में हमारा क्या होता है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, देखो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, जब किसी शुद्ध विलायक में, है ना, क्या लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में क्या मिलाया जाता है भाई, अवाष्पशील विलेय, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, विलेय मिलाया जाता है ना, तो इसको एक काम करता है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर भाग रहा है ना, तो लिखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो बस, ठीक। अभी देख लीजिए, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। भाई खुद देखो भी, क्या, जब कोई शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उससे वाष्प कम निकलेंगी, वाष्प कम निकलेंगी तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। भैया कितनी कमी निकलेगी, ज्यादा वाले में से कम को हटा दो, ये कमी निकल आएगी। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। भाई इस कमी को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने लिखा है और जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया हो, है ना। अब सर एक और चीज बता दीजिए, यहाँ पर पी नॉट क्या है, पी क्या है, डेल्टा पी क्या है। भाई मैं आपको बता दूं डेल्टा पी क्या है सर, डेल्टा पी है वाष्प दाब का अवनमन। क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब में कितना अवनमन होगा वो कौन दिखाएगा, हमारा डेल्टा पी। सर पी नॉट क्या है, पी नॉट है शुद्ध अवस्था में या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखो भाई क्या भाई, पी नॉट हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। सर पी क्या है, पी हमारा क्या हो गया, पी हो गया सर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वाष्प दाब का अवनमन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सर वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। सर अब तो अवनमन भी समझ में आ गया, क्या अब हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जान सकते हैं? तो हम कहेंगे सर बिल्कुल जान सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, जहां पर जिसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है, और वो हमारा क्या है भाई, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हमने कहा था कि सर अगर आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जानना है, पहले आपको वाष्प दाब जानना चाहिए था। हम जान गए सर क्या है वाष्प दाब हमारा। वाष्प दाब हमारा ये है कि सर जब किसी बंद पात्र में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा जानना था सर आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है सर। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, उस कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। सर ये भी कहानी खत्म हो गई। अब हमारा क्या है, अब हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ये हमारा क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखो भाई आपेक्ष हो सापेक्ष हो, किसी न किसी चीज के रेस्पेक्ट में तो निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में दो बंदे कमाने वाले हैं,
एक बंदा कितने रुपए कमा रहा है, दूसरा बंदा कितने रुपए कमा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं भाई ये ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, उसके कंपैरिजन करने लग जाते हैं, उसके सापेक्ष देखने लग जाते हैं। तो किसी न किसी चीज के सापेक्ष वो कितना कमा रहा है या कितना खर्च कर रहा है, वो सारी चीजें आपेक्ष में या आपेक्षिक या सापेक्ष कहलाती हैं। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा समझो भाई, पहले मान लीजिए कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, पहले कितना था, उस पहले के कंपैरेटिवली जितना कम होता है उसे हम उसका आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले ना। वास्तव का आपेक्षिक अवनमन को मैं सीधा सीधा ये लिख देता हूँ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। सही है, क्या होता भैया, वाष्प दाब का कम हुआ, कितना कम हुआ भाई, वाष्प दाब कम हुआ सर डेल्टा पी। भाई वाष्प दाब के अवनमन को किससे दिखाया हमने, वाष्प दाब के अवनमन को किससे दिखाया हमने, वाष्प दाब के अवनमन को डेल्टा पी से दिखाया है। डेल्टा पी बराबर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी, ये तो वाष्प दाब का अवनमन है, बिल्कुल सही बात है सर। अब वाष्प दाब का अवनमन हमारा क्या है, डेल्टा पी, इतना कम हुआ है सर, किसके सापेक्ष हुआ है, शुरुआत में कितना था, शुरुआत में सर पी नॉट था भाई, शुरुआत में कितना था शुद्ध विलायक का, पी नॉट था। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को ही, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। सर इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। लेकिन वाष्प दाब में हुई कमी उस विलायक के सापेक्ष जितनी कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में जितनी कमी होती है उसे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। सही है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है ना, उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। साथ ही साथ आपको यह लिखना है कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में जितनी कमी होती है उसे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो मैं यहां पर वहीं से लिख देता हूं, शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में हुई कमी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाती है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल समझ में आई होगी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमारा क्या होता है। अब सर एक चीज हमें पता है कि सर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये तो अणुओं के गुणधर्म है ना, तो अणुओं की संख्या पर कैसे निर्भर कर रहा है, तो ये आपको बता दें, क्योंकि हम जानते हैं भाई वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है एक अणुसंघ गुणधर्म, और वो किस पर निर्भर करता है, तो भाई वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी डेल्टा पी बाई पी नॉट ये बराबर होता है हमारा मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल अंश के। किसके मोल अंश भैया, विलेय के मोल अंश के। क्या होता है, ये बिल्कुल बराबर होता है। हम यहां पर लिखेंगे चूंकि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंघ गुणधर्म है जो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, ये विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी, यहां से हम मेन फॉर्मूला निकालने वाले, एक फॉर्मूला ये होगा जहां से क्वेश्चन हमारे आते हैं, बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन है जो फॉर्मूले हैं उसको जान लेते हैं। मोल अंश निकालने का हमारा एक फंडा था, हमारा क्या था भाई, मोल अंश हमें निकालने के साथ साथ हमने क्या जाना था, जिसके मोल अंश हमें निकालने उसके मोल बट्टे टोटल। मोल अंश अगर आपको निकालने हैं तो जिसका मोल अंश आपको निकालने हैं उसके मोल बट्टे नीचे क्या करते थे हम, टोटल मोल। जैसे मान लीजिए हमने बताया था विलियन था सर, विलियन में हमारे मान लीजिए दो अवयव मैंने मिला दिए, एक ए और दूसरा मिला दिया बी। अगर आपको ए के मोल अंश निकालने हैं तो हम क्या करते थे भाई, ए के मोल बट्टे टोटल मोल, टोटल कौन, ए और बी दोनों, तो ए के मोल प्लस बी के मोल। भाई यही तो मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, इस तरह से हम निकालते थे। तो इसका ही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, आपको नोट करके अलग से लिख लेना। यहाँ पर मैं विलेय को 1 से प्रदर्शित करूंगा और विलायक को मैं यहाँ पर 2 से प्रदर्शित करूंगा।
विलायक को किससे प्रदर्शित कर रहा हूं? 2 से। विलय को 1 से और विलायक को 2 से। ठीक है, अब विलय और विलायक को मैंने प्रदर्शित कर दिया। तो मान लीजिए जैसे मुझे विलय के मोल अंश चाहिए भाई, किसके मोल अंश चाहिए? विलय की। तो विलय के मोल बट्टे टोटल मोल। भाई इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमने यहाँ पर ए के मोल अंश निकाले तो ए के मोल बट्टे टोटल मोल, टोटल ए और बी दोनों के मोल। यहीं पर अगर मैं बी के मोल अंश निकालता हूं तो बी के मोल बटे टोटल मोल, यानी ए और बी दोनों के मोल। अब यहीं पर मैंने विलय और विलायक को ए बी से न दिखाकर 1 और 2 से दिखा दिया है, 1 और 2 से दिखा दिया है। तो यहीं पर अगर मैं ये कहना चाहूं भाई विलय, यहाँ पर विलय के मोल अंश है ना, मेरे को विलय के मोल अंश चाहिए, तो विलय कौन है? मतलब एक्स, विलय के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगी? विलय के मोल बटे टोटल मोल। विलय के मोल क्या होंगे भाई? 1 है, तो यहाँ पर मैं n1 लिख सकता हूँ सर, क्योंकि n1 का मतलब क्या हो गया? n1 का मतलब, n का मतलब मोल, 1 का मतलब विलय के मोल, बट्टे टोटल मोल। टोटल क्या होंगे? विलय और विलायक दोनों के मोल। तो n1 प्लस n2। तो ये हमारा हो जाता है भाई विलय के मोल अंश का फॉर्मूला। इस तरह से निकालेंगे। अब इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए भाई, अब इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। अब देखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। यहां से हम लिख देंगे सर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोल अंश क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर हो जाएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। इसको हम इस तरह से खोल के रख सकते हैं। अभी हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है सर? जब हम किसी विलायक में कोई विलय मिलाया जाता है तो विलायक की मात्रा ज्यादा होती है विलय की? सर विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। विलायक की मात्रा मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा है, किससे? हमारी विलय से। मतलब हम बोल सकते हैं फॉर तनु विलयन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन के लिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एक पतला विलयन है, जो भी मोस्टली होता है तनु विलयन के लिए, क्या हो जाएगा भैया? तनु विलयन में तो हम एक चीज बोल सकते हैं सर, विलय के जो मोल हैं वो बहुत कम होंगे, विलायक के बहुत ज्यादा होंगे। यानी कि हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं सर n2 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी n1 से। n2 की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी किससे? n1 से। क्योंकि तनु विलयन में यानी पतला विलयन तो विलायक ज्यादा होगा, विलय हमारा कम होगा, तो विलायक के मोल ज्यादा होंगे, विलय के मोल कम होंगे। और अगर इस तरह से होता है तो क्या हम यहाँ से n1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? डेल्टा पी बट्टे पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? n1 बट्टे n2। n1 बट्टे n2 हमारा क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन एक और चीज भाई, क्या एक और चीज? हमें भाई मोल निकालने आते नहीं आते? बिल्कुल आता है सर। मोल का फॉर्मूला जाना था नहीं जाना था? बिल्कुल जाना था सर। क्या जाना था भाई? चूंकि हमें एक चीज पता है, मोल आपको निकालने हैं, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा? उल्टा सीधा। यही तो बताया था भाई, मोल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला उल्टा सीधा कर दो। मतलब W बट्टे M, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, मास बट्टे मोलर मास, यही तो होता है। यानी कि W बट्टे M होता है, W बट्टे M होता तो भैया यहाँ पर तो हम रख सकते हैं ना? बिल्कुल रख सकते हैं सर। कैसे रखेंगे इसका फॉर्मूला? तो यहाँ से हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा P बट्टे पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? n1 की जगह रखेंगे सर, n बराबर W बट्टे M है, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा? W1 बट्टे M1। बिल्कुल सही है सर। इनटू भाई n2 बराबर क्या हो जाएगा? W2 बट्टे M2, यानी यहाँ पर हो जाएगा W2 बट्टे M2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा भैया? डेल्टा P इज इक्वल टू W1 बट्टे M1 इंटू M2 बट्टे W2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाता है किसका? वास्तव का अपेक्षित अवनमन से संबंधित। यहाँ पर जितनी भी चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। भाई डेल्टा पी हम पहले जान चुके हैं क्या है? वास्तव का अवनमन है। पी नॉट क्या है भाई? पी नॉट हमारा क्या है? शुद्ध विलायक का वास्तव है। अगर डेल्टा पी और पॉन पी नॉट दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? वास्तव का अपेक्षित अवनमन बन जाता है। साथ ही साथ कुछ चीजें और जान लो सर। W1 क्या है सर? W1 है विलय का द्रव्यमान। क्या है? विलय का द्रव्यमान, जो भी हमारा आवासशील विलय है उसका द्रव्यमान। W2 क्या है सर? W2 हो गया विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। सर M1 क्या है? विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान हो गया। और M2 क्या हो जाएगा भाई? M2 हो जाएगा हमारा विलायक का मोलर द्रव्यमान।
आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कराना चाह रहे थे, और वास्तव आपके आपेक्षिक अवनमन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? हमने अड़संख्य के गुणधर्म देखे, क्या होते हैं सर अड़संख्य के गुणधर्म? हमने कहा सर विलयन के वो गुण जो विलय तथा विलायक की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, वो हमारे अड़संख्य गुणधर्म होता है। हमारे पास होते हैं सर 4 अड़संख्य गुणधर्म। वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, परासरता। वास्तव का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? उससे पहले हमने जाना था वास्तव सर जब किसी बंद पात्र में किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब किसी विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वास्तव में कमी हो जाती है, इस कमी को वास्तव का अवनमन कहते हैं, है ना। फिर हमने जाना था कि किसी भी शुद्ध विलायक के सापेक्ष वास्तव में जितनी कमी होती है उससे हम वास्तव का आपेक्ष अवनमन कहते हैं, जो होता है हमारा डेल्टा पी बाई पी नॉट, जो कि हमारे एक अड़संख्य गुणधर्म है और वो हमारा बराबर होता है विलय के मोलंस के। विलय के मोलंस का फॉर्मूला रख दिया n1 बट्टे n1 प्लस n2, क्योंकि अगर तनु विलयन है तो n2 हमारा ज्यादा होगा, n1 कम होगा। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया n1 को, तो यहाँ से n1 बट्टे n2 आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से w1 बट्टे m1, n2 की वैल्यू w2 बट्टे m2। तो ये आ जाता हमारा फाइनल फॉर्मूला जो होता हमारा वास्तव का अपेक्षिक अवनमन। हम भाई इससे अगले क्लास में हम लेके आएंगे क्वथनांक का उन्नयन, और इसके न्यूमेरिकल्स जितने भी होंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको। पहले जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसमें, या फिर पाठनीति प्रश्न होते हैं हमारे, है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर लास्ट में जो एक्सरसाइज है सबके 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा एक ही लेक्चर में। तो आप उसको देख लीजिएगा सारे के सारे, है ना। तो वेट करो उसके थोड़ा सा, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ बस उसको सीखते जाइए और करते जाइए, ठीक है ना। तो इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बस आपको करना ये भाई, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए भाई। जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, क्लासमेट हो, बैचमेट हो, रिश्तेदारी में, कहीं भी हो, जो भी मिले आपको बस एक लेक्चर शेयर करना है। भाई यहाँ से पढ़ लीजिए, जो कि मैं आपको बहुत ही बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ आगे के लिए, हमेशा के लिए। तो चलिए जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए लोगों को। अभी यही समाप्त करते हैं लेक्चर को, मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वथनांक के उन्नयन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।